नमस्कार। सभी दर्शकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में जिस विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं वह है हिंदी साहित्य के जनवादी और प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की चर्चित कविता प्रेत का बयान। जैसा आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, कविता का शीर्षक प्रेत का बयान। ये जो कविता है, दरअसल इस कविता में ये एक नाटकीय शैली में रचित ये कविता है, संवाद शैली में रचित ये कविता है, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का प्रेत और जो मृत्यु के देवता यमराज है उनके बीच हुए वार्तालाप का बहुत ही नाटकीय ढंग में कवि ने वर्णन किया है। वास्तव में ये कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें उस प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के प्रेत के माध्यम से जो है वो कवि भारतीय जो व्यवस्था है उसमें जो अल्प वेतन भोगी शिक्षक हैं उनके किस प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं, किन किन आर्थिक समस्याओं से भारत सरकार में या इस देश में जो है वो कर्मचारी जूझते हैं, उसका बहुत ही नाटकीय वर्णन बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में इस कविता में नागार्जुन जी ने प्रस्तुत किया है। दरअसल ये जो कविता है जो हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार ये एक परिकल्पना है, एक धारणा है कि मृत्यु के उपरांत जो आत्मा है इस नश्वर शरीर को छोड़कर प्रेतात्मा जो है वो यमराज के दरबार में जाती है, जहाँ पे उसके कर्मों का हिसाब होता है। उसके कर्मों के आधार पे उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति उसके उपरांत होती है। तो ठीक वही चीज़ इसमें इस कविता में नागार्जुन ने नाटकीय ढंग से वर्णित की है कि किस तरह से एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का की जब मृत्यु होती है भूख के कारण, भूखमरी के कारण, और उसके बाद उसका जो प्रेत है, उसकी जो आत्मा है, प्रेतात्मा है, वो यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहाँ यमराज और उस शिक्षक के प्रेत के बीच क्या वार्तालाप हो रहा है वो सब वर्णन इस कविता में आया है। हम इसको पढ़ेंगे। इसका जो पहला पद्यांश है बहुत ही नाटकीय और बहुत ही रोचक कविता है। ओ रे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार काला जार से, पेचिस बदहजमी प्लेग महामारी से, कैसे मरा तू, सच सच बतला। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सरल ये भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, बहुत आसानी से ये समझ आ रही है और ये संवादात्मक शैली में ये कविता रची गई है। ये जो प्रश्न है ये यमराज कर रहे हैं, मृत्यु के जो देवता हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं, वो जो शिक्षक है जिसकी मृत्यु हुई है उसके प्रेत से, वो उसकी मृत्यु का कारण पूछ रहे हैं इन पंक्तियों में। तो उसी लहजे में वो बात कर रहे हैं कि ओ रे प्रेत, कि हे प्रेत तुम बताओ। कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, जो नरक के मालिक यमराज है, मृत्यु के देवता हैं, वो बहुत गुस्से के साथ, क्रोध के साथ बहुत कड़क कर ये बात प्रेत से पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं? सच सच बतला, तुम सच सच बताओ कि तुम कैसे मरे, तुम्हारी मृत्यु का क्या कारण रहा है। वो कारण इस तरह से बताए हैं, तुम भूख से मरे हो, या किसी सूखे से मरे हो, सूखाग्रस्त अकाल से मरे हो, या तुम किसी बुखार से मरे हो, या काला जार मतलब काला ज्वर, या तुम किसी काले बुखार से मरे हो, या तुम्हें पेचिस हो गया था, या तुम्हें बदहजमी का रोग था, या तुम किसी प्लेग जैसी महामारी से मरे हो। कैसे मरा तू, सच सच बतला, तुम मुझे सच सच बताओ प्रेत, तुम कैसे मरे, तुम्हारी मृत्यु का क्या कारण रहा। तो ये बहुत नाटकीय शैली में ये वर्णन कवि ने किया हुआ है, जिसमें जो यमराज है वो उस जो प्राइमरी स्कूल का मास्टर है उसके प्रेत से वो उसकी मृत्यु का कारण पूछ रहे हैं। दरअसल जैसे मैंने पहले कहा कि जो इस कविता में जो है वो जितने भी इस देश में अल्प वेतन भोगी है, जिन्हें कम वेतन के ऊपर सरकार जो है वो नौकरी पे रखती है, उन्हें काम के बदले उचित वेतन नहीं मिल पाता है, कई बार समय से वेतन भी नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में उन कर्मचारियों की क्या दुर्दशा होती है, किन किन आर्थिक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि भूखमरी, गरीबी, बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिनका सामना उन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को करना पड़ता है। इस कविता में यही कर्मचारियों का यही जो दंश है, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो इस शिक्षक के प्रेत के माध्यम से सामने आती हैं। आज भी आप देखते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो इस देश का, वहाँ पे बहुत भारी संख्या में अस्थायी कर्मचारियों की जो है वो भर्तियाँ सरकारें करती हैं।
जिन्हें बहुत ज़्यादा वेतन नहीं मिल पाता है और हमेशा वो कर्मचारी आंदोलनरत रहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें नियमित किया जाए, क्योंकि उन्हें कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही सब चीज़ें व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य नागार्जुन इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार जैसे राज्यों में जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता है और भुखमरी के कारण उन शिक्षकों को जो है वो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ भी इस कविता में नाटकीय ढंग से इसी बात पर व्यंग्य, इसी व्यवस्था पर व्यंग्य नागार्जुन कर रहे हैं, जहाँ पे एक शिक्षक का प्रेत जो है वो यमराज के दरबार में पहुंचा है और यमराज उससे उसकी मृत्यु का कारण पूछ रहे हैं। हम आगे चलते हैं, अगला पद्यांश है। खड़ 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 हड़ 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 कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। खड़ 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 हड़ 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 कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पंच गुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में। प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सीवान पर, थाना धमदाहा, बस्ती रूपडली, जाति का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे यमराज ने बहुत कड़क आवाज में पूछा क्योंकि मृत्यु के देवता हैं, तो बहुत खड़खड़ हड़ हड़, मतलब पहले ही भुखमरी के कारण वो शिक्षक मरा हुआ है, वो जो प्रेत है वो भी महज हड्डियों का ढांचा है, इसलिए वो बहुत डर गया है क्योंकि सामने मृत्यु के देवता जो है वो पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी जो है वो किसी की भी हड्डियां जो है वो कीर्तन करना शुरू कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो खड़खड़ हड़ हड़ है वो एक ध्वन्यात्मकता, एक शब्द चित्र प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष कवि ने ये शब्द प्रयोग किए हैं कि वो जो शिक्षक है वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, इतनी भुखमरी के कारण इतनी बुरी हालत में उसकी मृत्यु हुई है, तो वो कुछ उसका जो मानवीय ढांचा है वो हड्डियों का ढांचा कांप गया जब यमराज ने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का क्या कारण रहा। आगे, नचाकर लंबे चमचों सा पंच गुरा हाथ, फिर वो जो प्रेत है अपने लंबे हाथों को, अपने जो हाथ है उसकी जो हाथों की उंगलियां हैं उनको नचा रहा है, उनको हिला रहा है, वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, ऐसे लग रही है कि चम्मच है, चम्मच का एक पंचगुरा, पंचगुरा मतलब 5 उंगलियों वाला एक गुच्छा हो मान लो। क्यों? क्योंकि वो प्रेत अब हड्डियों का ढांचा मात्र है, उसके हाथों की जो हड्डियां हैं, उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, ऐसे लग रही है कि जैसे चम्मच का एक 5 चम्मचों का एक गुच्छा हो। तो वो उनको नचाते हुए वो कह रहा है, कैसे कह रहा है, रूखी पतली सी किटकिट आवाज में, बहुत रूखी सी दबी सी आवाज में, बहुत डरते डरते वो कह रहा है यमराज से। वो प्रेत क्या कह रहा है? प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत सत्य अपनी बात कहूंगा कि मेरी मृत्यु कैसे हुई, मैं ये बात रखने जा रहा हूँ, बहुत सच्ची बात कर रहा हूँ। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, अब मैं जहाँ मरा हूँ वो नागरिक, मैं किस देश का नागरिक हूँ? मैं भारत का नागरिक हूँ। भारत अब क्या है? स्वाधीन है, स्वतंत्र है। अब वो भारत नहीं है जो अंग्रेज़ों के गुलाम था। अंग्रेज़ों की दास्तां में भारत में कई तरह की समस्याएं थी, भूखमरी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण होता था भारतवासियों का। कहते अब वो चीज़ देश में नहीं है, अब हम एक स्वाधीन, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। वास्तव में प्रेत के इस बयान में, प्रेत की इस बात में जो ये कह रहा है कि मैं नागरिक हूँ स्वाधीन भारत का, इसमें गहरा व्यंग्य छिपा हुआ है। वो व्यंग्य ये है कि आज़ादी के बाद भी देश की स्थिति ज़्यादा नहीं बदली है। जैसी समस्याएं, जैसी गरीबी, भुखमरी अंग्रेजी शासन में थी, स्वाधीन भारत में भी वो समस्याएं देशवासियों को झेलनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेत की इस बात में व्यंग्य छिपा हुआ है कि देखो कितनी विडंबना है कि आज़ादी के बाद भी हमारे नागरिक जो है वो भूखमरी के कारण मर रहे हैं। यहाँ पे कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण, प्रगतिशील दृष्टिकोण सामने आता है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण है कवि का, प्रगतिवादी कवि हैं, जनवादी कवि हैं, समाज के दबे कुचले शोषित लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आर्थिक शोषण हो रहा है, वो चाहे कर्मचारियों का है, वो चाहे जो है वो पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का है, वो सब उनकी जो है वो प्रोग्रेसिव सोच में, उस प्रगतिवादी दृष्टिकोण में हम ये सामने देखते हैं। आगे वो अपना परिचय देते हुए क्या कह रहा है प्रेत कि मैं स्वाधीन भारत का नागरिक हूँ, पूर्णिया जिला है बिहार, सीवान पर, सीवान होता है सीमा, बिहार राज्य की सीवान पर एक सूबा है, सूबा मतलब एक जिला, उस जिले का नाम है पूर्णिया, बिहार में पड़ता है पूर्णिया, वहाँ का ये प्रेत था, शिक्षक निवासी था। थाना धमदाहा, इसका थाना धमदाहा पड़ता था और रूपडली बस्ती का ये रहने वाला था। जाति का ये प्रेत कायस्थ था और उम्र ज़्यादा नहीं, लगभग 55 साल के आसपास थी और पेशे से प्राइमरी स्कूल का एक शिक्षक था। ये इस तरह से अपना परिचय जो है वो शिक्षक का प्रेत दे रहा है कि मैं पूर्णिया का निवासी हूँ, बिहार राज्य का एक सीमावर्ती जिला है, धमदाहा मेरा थाना है, बस्ती रूपडली है और जाति का मैं कायस्थ था, 55 साल मेरी आयु थी और व्यवसाय मेरा
शिक्षक का था, मैं प्राइमरी स्कूल का एक मास्टर था। इस तरह से अपना परिचय जो है वो प्रेत यमराज के समक्ष दे रहा है। आगे, तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने, घरनी थी माँ थी बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे विद्यासागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में। अब क्या बोल रहा है, अपना जो है वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि मैं एक शिक्षक का प्राइमरी स्कूल का, तनख्वाह मेरी 30 रुपया मासिक थी, सो भी नहीं मिली। कहते वो 30 रुपया जो वेतन था मेरा वो भी मुझे नहीं मिला। कब से? मुश्किल से मैंने दिन काटे हैं, कितने? 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। मतलब ये भारत की व्यवस्थागत खामियां देखिए कि एक जो शिक्षक है उसे 9 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। ये समस्या आज भी जस की तस है। मैंने आज भी कहा, हिमाचल जैसे राज्य की परिप्रेक्ष्य में आप देखें कितनी अस्थायी शिक्षकों की यहाँ भर्ती हुई है, ठीक है, और उसके बाद वो शिक्षक अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं कि हमें वेतन नहीं मिलता है, हमें जो है वो समय से जो है सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, पूरा वेतन दो, हमें नियमित करो। इस तरह की समस्याएं आज भी सरकार के सामने है, व्यवस्था में हमारी खामियां भी हैं। तो इसी पे व्यंग्य जो है कवि इस कविता में कर रहा है कि 9 महीने से देखो वेतन नहीं मिला है उस शिक्षक को, जो बिहार के पूर्णिया जिला का रहने वाला था और जिसका प्रेत आज मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में अपना दुखड़ा रो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, अपने परिवार की स्थिति बता रहा है कि मेरे घर में घरनी थी, घरनी मतलब घरवाली, उसकी पत्नी थी, एक उसकी माँ थी और 4 उसके बच्चे थे। आ चुके हैं बे विद्यासागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में, कि हे करुणा के अवतार, हे दयासागर यमराज, मृत्यु के देवता यमराज, नरकाधिपति यमराज, वो मेरे बच्चे, मेरी माँ और मेरी पत्नी भी भूखमरी के कारण मृत्यु के उपरांत आपके दरबार में आ चुके हैं, वो भी मर चुके हैं। बोलने का मतलब ये है, कैसे मरे हैं? गरीबी में, निर्धनता में, भूखमरी से। मैं ही था बाकी, मैं ही जीवित था मेरे परिवार में। क्यों? क्योंकि कर्मों की पत्तियां को अभी कुछ शेष थी हमारे पुश्तैनी पोखर में, अभी मेरे कुछ कर्म बाकी थे मेरे पुश्तैनी तालाब में, पोखर होता है तालाब, जिनको मुझे उन कर्मों को अभी पूरा करना था। वो कर्मों की पत्तियां भी कुछ बची थी जिनकी बदौलत में अभी तक जीवित था। हालांकि मेरा परिवार जो है वो पहले ही जो है वो भूखमरी के कारण मर चुका है और आपकी छाया में, आपकी छत्र छाया में आ चुका है। मैं जीवित कैसे रहा? क्यों? मनोबल शेष था सुख के शरीर में, मेरे इस हड्डियों का ढांचा हो चुके शरीर में थोड़ा मनोबल, थोड़ा इच्छा शक्ति, थोड़ा जीवन शक्ति अभी जीवित थी, इसलिए अभी तक मैं जी रहा था। थोड़े मेरे कर्म अभी करना शेष थे, इसलिए मैं अभी तक जीवित था, किंतु अब मैं भी मर चुका हूं। अगला पद्यांश क्या है? अरे वाह भवाकर हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरें कंप मान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोकर सुनहला लोह दंड, अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूं, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। अब जो है वो यमराज का संवाद शुरू होता है। मृत्यु के देवता जो हैं, जिनके समक्ष दरबार में प्रेत खड़ा है और उसके कर्मों की बात हो रही है कि मृत्यु का कारण पूछा जा रहा है। तो जैसे उसने कारण बताया कि ये चीज़ हुई, तो यमराज क्या है, हंस पड़ा उसकी बात पे, अरे वाह, और जोर से ठाका लगा के यमराज हंस रहे हैं, नरक के राजा यमराज। और उस हंसी से क्या हुआ, उनके सिर का जो मुकुट है उसमें जो झालर लगी है वो थोड़ी कंपायमान होगी, थोड़ा हिल गई वो, और हिलने के कारण क्या है, वो दमक उठी, यानी कि वो चमक उठी, वो झालर है उनके मुकुट की। आगे क्या हुआ, फर्श पर ठोकर सुनहला लोह दंड, फिर यमराज ने क्या है, फर्श पर अपना सुनहला लोहे का डंडा वो ठोका नीचे। जो यमराज है उसकी छवि इस तरह से वर्णित की गई है कि उनके हाथ में एक लोहे का दंड रहता है, जिसको न्याय दंड भी कहा जाता है, जिससे दंड दिया जाता है जो बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं लोग, उनके आत्माओं को। तो ये वो जो लोहे का डंडा है वो उन्होंने धरती पर ठोका, फर्श पर ठोका, क्योंकि रौब के साथ बात कर रहा है यमराज। और फिर अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल, महाकाल मतलब मृत्यु का देवता, दंड पाणी मतलब पानी होता है हाथ, दंड मतलब दंड जो है वो मैंने कहा पहले भी, न्याय दंड उनके हाथ में रहता है, किसके, यमराज के। तो दंड पाणी मतलब बहुब्रीहि समास है, दंड है पानी में जिनके, दंड है हाथ में जिनके, वो कौन है, यमराज। तो बहुब्रीहि समास है दंड पाणी। तो वो जो यमराज हैं जिनके हाथ में न्याय दंड है, वो बहुत अविश्वास की हंसी हंसे, खोखली हंसी, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि जो प्रेत है वो झूठ बोल रहा है। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, यमराज कह रहे हैं, बहुत नाटकीय शैली में बहुत सुंदर वर्णन नागार्जुन करते हैं कि क्या तुम मुझे पढ़ाने आए हो क्या, बड़े अच्छे मास्टर, तुम मुझे भी बच्चा मान रहे हो, मैं भी बच्चा हूँ क्या भाई, वाह, क्या तुम भूख से नहीं मरे। यमराज को पता है कि भूखमरी से मरा है, लेकिन जो शिक्षक का प्रेत है वो इतना स्वाभिमानी है, इतना उसको आत्मगौरव है, चाहे वो
देश की बेइज्जती नहीं होने देना चाहता, या देश के ऊपर व्यंग्य कर रहा है इस व्यवस्था के ऊपर कि देखो स्वाधीन भारत में भी लोग भूख से मर रहे हैं। ये बहुत करारा व्यंग्य कवि ने इस कविता में किया है। तो यमराज को तो पूरी बात पता है कि ये भूख से मरा है, लेकिन प्रेत मानने को तैयार नहीं है कि मैं भूख से नहीं मरा। दरअसल ये पूरी शैली व्यंग्यात्मक है, प्रेत के माध्यम से भी व्यंग्य के द्वारा देश की व्यवस्था पर जो है वो व्यंग्य किया है। आगे, हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर, प्रेत फिर बोला अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्या मेरा। अब जो है वो प्रेत क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है अपनी आवाज पे, क्योंकि सामने नरकाधिपति यमराज खड़े हैं, मृत्यु के देवता दंडपाणी। तो उनके समक्ष किसकी आवाज निकलेगी। तो वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा था, किटकिट आवाज में बात कर रहा था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा जोर डाल रहा है अपनी आवाज में। फिर थोड़ा कठोर होकर बोलता है, क्या बोलता है प्रेत, अचरज की बात है, यमराज से बात कर रहा है कि बहुत हैरानी की बात है, बहुत आश्चर्य, बहुत विस्मय की बात है कि आप यकीन नहीं करते मेरा, कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं जो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा है, कीजिए ना कीजिए आप चाहे विश्वास, साक्षी ये धरती साक्षी ये आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियां हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों वहां किट करने लगा जोरों से प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, सावधान महाराज नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। अब क्या बोल रहा है प्रेत, यमराज को बोल रहा है कि आप चाहे विश्वास करो या ना करो, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है, ये धरती साक्षी है, ये आसमान साक्षी है। किस चीज का साक्षी है धरती और आकाश, कि चाहे भले ही कितनी ही व्याधियां भारत में हो, नाना प्रकार की, नाना होता है विविध अनेक प्रकार की, देश में भारत में चाहे कई प्रकार की व्याधियां हो, व्याधि होता है शारीरिक रोग, दो शब्द है आधि और व्याधि। आधि होता है मानसिक रोग, व्याधि होता है शारीरिक रोग। तो प्रेत कह रहा है कि भले ही कितनी प्रकार की शारीरिक रोग इस देश में हो, कई प्रकार की व्याधियां बीमारियां इस देश में है भारत में, लेकिन दोनों बाहें उठाकर अब कहता है, किट करके जोरों से बात कर रहा है प्रेत। क्या बोलता है, लेकिन भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। जो स्वाधीन भारत के नागरिक है उनको किसी ऐसी व्याधि का, किसी ऐसे रोग का, किसी ऐसी बीमारी का पता नहीं हो जिसका नाम भूख हो या क्षुधा हो। क्षुधा भी भूख होता है। कहते हैं कि मतलब ये व्यंग्य है प्रेत की बात में भी, कि स्वाधीन भारत में भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुकर रहा है जो है वो प्रेत यमराज के समक्ष कि हमें ऐसी बीमारी का पता ही नहीं है कि भूख नाम की भी कोई बीमारी होती है। दरअसल प्रेत भी व्यंग्य कर रहा है भारत पे, भारतीय समाज पे। ठीक है, सावधान महाराज, अब नरकाधिपति यमराज को सावधान कर रहा है प्रेत कि सावधान हो जाएं, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। मैं उस स्वाधीन भारत का नागरिक हूं जिसको भूख नाम की किसी बीमारी का, किसी व्याधि का पता नहीं है, तो मेरे समक्ष दोबारा कभी आप भूख का नाम मत लेना, क्योंकि मैं स्वाधीन भारत से आया हूं जो अब स्वतंत्र हो चुका है, वो अब अंग्रेजों के अधीन नहीं है। अब वहां पे हर नागरिक आज भी भूख से मर रहा है। ये व्यंग्य है दरअसल। आगे, निकल गया भाव आवेग का, तदंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सहना सकी आंत जब पेचिस का हमला। अब फिर जब ऐसी बात कर रहा है कि मुझे मेरे सामने आप दोबारा ना कहें कि भूख से मरा हूं मैं, भूख नाम की व्याधि का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं एक स्वाधीन भारत का नागरिक हूं। वास्तव में इसमें व्यंग्य है, ठीक है, देश के ऊपर। लेकिन इसी में उसमें क्या है, उसके आवेग, उस आवेग में बहुत जोश में आ गया है प्रेत, और उस जोश में थोड़ा भाप निकल गया उसके मुंह से। तदंतर शांत, तदंतर होता है उसके बाद वो थोड़ा शांत हो गया। फिर स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, फिर बहुत जड़, स्तंभित होता है एकदम जड़ हो जाना, ठीक है, एकदम जड़ स्वर में बोला प्रेत। क्या बोला कि जहां तक मेरा संबंध है, मेरा सवाल है, तो महाराज सुनिए, तनिक भी पीर नहीं, मुझे थोड़ी भी दर्द नहीं हुई, पीर होता है दर्द, मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई, थोड़ी भी पीड़ा नहीं हुई, बहुत आसानी से मेरे प्राण निकले थे, सरलतापूर्वक निकले थे प्राण। कैसे निकले, क्या कारण बता रहा है, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। कहते मुझे पेचिश नामक रोग हो गया था, उस पेचिश के कारण जब मेरी आंत उस पेचिश का हमला नहीं सह पाई और उससे मेरे प्राण निकल गए। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी मृत्यु जो भूख से हुई है, जबकि यमराज को पता है कि भूखमरी से मरा है, गरीबी से मरा है, लेकिन फिर भी वो जो स्वाभिमानी है बहुत प्रेत, वो ये मानने को तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि मैं पेचिश से मरा हूँ। कहीं ना कहीं वो बहुत स्वाभिमानी है, और कहीं ना कहीं उस स्वाभिमान में भारतीय समाज के ऊपर व्यंग्य है गहरा, कि आज भी देखिए कितनी विडंबना है, कितनी विद्रूपता है कि आज भी हम जो है वो अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं कर सकते, समय से काम के बदले नागरिकों को वेतन नहीं मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य नागार्जुन कर रहे हैं। आगे, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भुखमरे स्वाभिमान सुशिक्षित प्रेत की, रह गए निरुत्तर महाहिम महिम नरकेश्वर।
अब क्या बोला, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी शिक्षक की प्रेत की। अब जब यमराज ने वो दहाड़ सुनी, कौन सी दहाड़, कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं भूख से नहीं मरा बस, बाकी कुछ भी बोलो आप, कई बीमारियां बोलो, लेकिन भूख मत बोलना, हमें भूख का पता नहीं है, मैं स्वाधीन देश का नागरिक हूँ, स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ। तो वो कहाँ का नागरिक है, स्वाधीन भारत का प्राइमरी स्कूल का वो जो भूखमरा है, जो भूख के कारण मरा, लेकिन कैसा है, स्वाभिमानी है। ये नहीं बोलना चाहता कि मैं गरीबी से मरा, भूख से मरा। स्वाभिमानी शिक्षक की उस प्राइमरी स्कूल के प्रेत की दहाड़ सुनकर रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर, महामहिम नरक के राजा, नरक के ईश्वर यमराज भी निरुत्तर हो गए, उन्हें भी कोई उत्तर देते नहीं बना। वो भी उसको स्वाभिमान को देकर जो है वो निरुत्तर हो गए, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर पाए। तो ये कविता थी प्रेत का बयान, जिसमें जो नागार्जुन है इस प्राइमरी स्कूल के प्रेत और यमराज के माध्यम से बहुत नाटकीय और संवाद शैली के द्वारा जो है वो वर्तमान जो अल्प वेतनभोगी शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, उन्हें किस प्रकार के आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो भुखमरी के शिकार है, गरीबी के शिकार, इस देश का आज भी इस देश का कामगार जो तबका है, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनकी मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी व्यवस्था के कान पर जूं नहीं रेंगती है। इसके ऊपर बहुत ही सटीक व्यंग्य इस कविता के माध्यम से नागार्जुन करते हैं। बहुत ही चर्चित कविता है और इस कविता में नागार्जुन का प्रगतिवादी दृष्टिकोण सामने आया है, जिसमें वो जो दबे कुचले और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और एक आर्थिक सुधारों की बात कवि यहाँ पे कर रहा है कि आर्थिक समानता देश में हो, उचित काम के बदले उचित वेतन जो है वो समय पे मिले, कोई भूख से ना मरे, ऐसी समतामूलक समाज की स्थापना प्रगतिवादी कवियों के जो है वो उनके विजन में रहता है। तो ये सब चीज़ें नागार्जुन की इस कविता के माध्यम से स्पष्ट हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी को कविता समझ आ गई होगी। अगली कविताओं में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।